वेलकम टू ई लर्निंग मोड। मैं राजकुमार राठौर, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय ईवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अकार्बनिक रसायन के इकाई 3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ 10 DQ, CFSE in weak and strong field, pairing energy and factor affecting magnitude of 10 DQ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेथ एंड वैन ब्लैक के द्वारा प्रपोज की गई थी। यह फिजिसिस्ट हैंस बेथे के द्वारा 1929 पे डेवलप की गई थी, प्रपोज की गई थी और J.H. वैन ब्लैक के द्वारा 1935 में फर्दर मॉडिफिकेशन किया गया था। इसके डेवलपमेंट पॉलिंग्स के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ ही हुई थी, लेकिन यह फिजिसिस्ट और केमिस्ट को लगभग 20 इयर्स के पीरियड के लिए अप टू 1950 तक अननोन था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस अराइज होते थे जनरली स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन के आंसर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा मिल जाता था। लेकिन लेटर ऑन जब मैग्नेटिज्म एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी की गई, तब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन क्वेश्चन के आंसर्स दे पाने पे कैपेबल नहीं थे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज होने लगा। सिमिलरली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से CuNH3 4 का स्ट्रक्चर समझा पाना मुश्किल था, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बड़ी आसानी से समझा सकता था। नाउ बेसिक्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल का लिगेंड के साथ इंटरेक्शन के ऊपर प्रपोज्ड मॉडल है। इसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयंस को पॉइंट चार्जेस की तरह माना जाता है और लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको प्योरली आयनिक माना गया है। यहाँ हम देखेंगे कि डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स से मिलकर का बना होता है, DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² एंड DZ²। इन पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी रहती है सेम रहती है, तो इन ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। जैसे लिगेंड इनके पास अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के, तो इन डी मेटल जो ऑर्बिटल्स हैं इनके जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है उनमें चेंजेस होना शुरू हो जाता है। जो लिगेंड्स के पास होते हैं उनमें ज्यादा रिपल्सन होती है और जिन ऑर्बिटल्स की डिस्टेंस लिगेंड से दूर होती है उनमें रिपल्सन कम होता है। इस तरीके से ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे स्प्लिट हो जाते हैं। एक को T2G नाम दिया जाता है और एक को EG, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर देख लें। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर हम DZ² की बात करें तो यहाँ पे DZ² जेड एक्सिस पे ही ओरिएंटेड है। DX² - Y² की बात करें तो इनके लोब जो है X एंड Y एक्सिस के डायरेक्शंस पे अलाइंड है। मींस ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सियली प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम DYZ की बात करें तो इनके जो लोब्स हैं Y और Z ऑर्बिटल्स के बीच पे प्रेजेंट है। वैसे ही DXZ और DYZ के जो लोब्स हैं इनके जो एक्सिस उनके बीच प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखें ऑक्टाहेड्रल पे, तो यहाँ पे लिगेंड जो है मेटल को 6 डायरेक्शंस पे 90 डिग्री एंगल्स पे अप्रोच करता है, दैट इज थ्रू एक्सियल अप्रोच। तो इनका जो रिपल्सन होगा एक्सिस पे जो लोब्स हैं जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ज्यादा होगा, तो DZ² और DX² - Y² के साथ इनका इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम नाम देंगे EG सबसेट। वैसे ही DXY, DYZ और DXZ का रिपल्सन कम होगा क्योंकि ये इन बिटवीन में प्रेजेंट है, तो इनकी एनर्जी कम रहेगी इन कंपैरिजन टू EG। तो यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे लिगेंड जो है वो इन बिटवीन दिस एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहे हैं तो इनकी रिपल्सन जो है ऐसे ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा होगी जो
बीच पे प्रेजेंट है इन एक्सिस के, जैसे डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स वाई है। लेकिन एक्सियली लिगेंड्स के अप्रोच नहीं होने के कारण जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच इनका इंटरेक्शन कम होगा, तो यहाँ पे एनर्जी T2 की बढ़ जाएगी और E की कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था जी, जिसका मतलब होता है जीरेड। जो सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स रहते हैं उनको जीरेड कहा जाता है, और जो सिमेट्रिक नहीं है जैसे टेट्राहेड्रल है, ये लेस सिमेट्रिक है, तो इनमें जी वर्ड यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे T2 लिखा जाएगा और E लिखा जाएगा, जी वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अप्रोच जो है यहां से हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लिगेंड मेटल को के पास आते जा रहे हैं, ये दो अलग अलग एनर्जी सबसेट्स में डिवाइड हो गए। एक की एनर्जी बैरी सेंटर से जो ओरिजिनल एनर्जी है डी ऑर्बिटल की, उससे प्लस 0.6 डेल नॉट इंक्रीज हो जाता है ईजी सबसेट की, और दूसरा जो एनर्जी सबसेट है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, माइनस 0.4 डेल नॉट, वो डिक्रीज हो जाएगा, फॉर्म करेगा T2G सबसेट। सिमिलरली अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे जैसे लिगेंड आएंगे यहाँ पे एनर्जी का स्प्लिट होगा, डिवीजन होगा, और जो यहाँ पे सेट है जस्ट रिवर्स होगा ऑक्टाहेड्रल के रिपल्सन। तो T2 सेट ऊपर चला जाएगा और E सबसेट नीचे चला जाएगा बैरी सेंटर के। एनर्जी का डिफरेंस सेम रहेगा, प्लस 0.4 डेल TD, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल सेट है तो यहाँ पे TD वर्ड यूज करेंगे, और वैसे ही यहाँ माइनस 0.6 डेल TD वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है, दोनों पे स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि 6 लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और टेट्राहेड्रल पे स्प्लिटिंग एनर्जी जो रहती है कम रहती है। हालांकि हमने यहाँ पे इसको दोनों को प्रॉपर शो नहीं किया है। लेटर ऑन अगले स्लाइड्स में जो है इसके डिटेल स्टडी करेंगे, तब इस चीज के बारे में और भी पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम्स हमने यूज किए हैं, फिगर ए एंड फिगर बी। ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस हैं। अगर हमको डी ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन करना है स्प्लिटिंग, तो दो तरीके से किया जाता है, आइदर विद द यूज ऑफ दिस लाइंस और दिस बॉक्सेस। जनरली हम बी टाइप के फिगर का ही यूज करते हैं, और आगे भी जो स्लाइड्स रहेगी उसमें इस तरीके का हम फिगर्स यूज करेंगे। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं Eg और T2G के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डेल नॉट, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो Eg और T2G के बीच की एनर्जी डिफरेंस होती है, जिसको हम डेल नॉट या 10 DQ भी कहते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल्स को डेल TD या 10 DQ वहां पे कहा जाएगा। सिमिलरली क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अभी एक ऑर्बिटल्स खाली, यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स एक फिल हो जाए तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कही जाएगी। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हमको पढ़ना है तो कौन कौन सी चीजें हैं वो देखनी रहेगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है, माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू एन प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू एम प्लस पीई इंटू एल, और इन टर्म्स ऑफ DQ माइनस 4 DQ इंटू एन प्लस 6 DQ इंटू एम प्लस पी इंटू एल, वेयर एन जो है यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एम EG ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल जो नई पेयरिंग होगी पहले से अलग। अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हम फिल करें तो पेयरिंग होनी शुरू होगी, तो जो पहले से पेयरिंग होगी उसको छोड़ करके नई पेयरिंग अगर होती है तो उन पेयरिंग को हम काउंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ एल, और पीई यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी है। नाउ आगे हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे D1 D2 अप टू D9 D10 तक, तब यहाँ पे D1 D2 D3 में हम पेयरिंग एनर्जी का केस नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पेयरिंग एनर्जी होती नहीं, पेयरिंग होता ही नहीं है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे।
नाउ मेजरमेंट ऑफ 10 DQ। 10 DQ को मेजर करना हो तो कौन कौन से तरीके कैसे मेजर किया जाएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल केस की हम बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है Eg और T2G की बीच के एनर्जी डिफरेंस, इसको 10 DQ के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको डेल TD या DQ के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि 6 लिगेंड होते हैं तो इनके बीच की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ये ज्यादा होती है विथ रेस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 डेल नॉट इज इक्वल टू 4/9 डेल TD। सेकेंड, 10 DQ जो वैल्यू है ये हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज के ऊपर कौन सी लिगेंड है, उनके रिपल्सन, इन दोनों के बीच के इंट्रैक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो यहाँ से T2G से Eg एनर्जी, अगर ट्रांजिशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है फॉर D1 सिस्टम, तो इनके बीच जो ट्रांजिशन के लिए एनर्जी लगती है वही एनर्जी यहाँ पे डेल नॉट के बराबर होती है। सबसे सिंपल केस हम लेते हैं यहाँ पे TiH2O6 3+ आयन का केस। यहाँ पे Ti3+ जो है D1 कन्फिग्रेशन शो करता है। यहाँ पे 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनमें किसी में भी हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है टू Eg सबसेट तो एनर्जी लगभग 20,300 एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है हमको वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। अब इस एनर्जी को हम अगर चेंज करें इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल, तो 20,300 इंटू 1 किलोजूल पर मोल डिवाइडेड बाय 83.6 सेंटीमीटर इनवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोजूल पर मोल 83.6 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो ये लगभग 243 किलोजूल पर मोल के बराबर आएगा। ऐसे ही ReF6 कॉम्प्लेक्स अगर हम लेकर के चले तो ये भी D1 स्पीसीज ही है। यहाँ पे डेल नॉट की वैल्यू 32,500 सेंटीमीटर इनवर्स आती है, जो करस्पॉन्डिंग है 388 किलोजूल पर मोल के बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो डेल नॉट की वैल्यू है ये लगभग कोई केमिकल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होनी चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। सिमिलरली आगे हम और भी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी 10 DQ से ज्यादा या कम भी हो सकती है, लेकिन ये 1 या 2 बॉन्ड के फॉर्मेशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये तो D1 कॉम्प्लेक्स की बात हमने की। DN कॉम्प्लेक्स के लिए इसका स्टडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। डेल नॉट की स्टडी के लिए जॉर्गेनसन ने भी एक मेथड डेवलप की थी, जहां पे डेल नॉट को F इंटू G के मल्टीप्लीकेशन के बराबर बताया था। यहाँ पे F और G दो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, जहां पे F जो है लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू 0.7 से लेकर के 1.7 तक वेरी करती है, और वाटर की वैल्यू 1.00 है, जिसके रिलेटिव बाकी सबकी वैल्यूज दी गई है, जो हम इस चार्ट से यहाँ से देख सकते हैं F फैक्टर्स। सिमिलरली जी फैक्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेटल आयंस की, जिसकी वैल्यू 8,000 टू 36,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक वेरी करती है। यहाँ पे जी फैक्टर्स की वैल्यू दी गई है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम वैल्यू निकालते हैं तो वो डेल नॉट की वैल्यू हमको वहां पे मिलती है। इस तरीके से जॉर्गेनसन ने ये मेथड दिया हुआ था डेल नॉट कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देख रहे हैं। स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें यहाँ पे तो Eg और T2G के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर लिगेंड हमारी वीक है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कम है। अगर यहाँ पे हम देखें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर हमको फिल करना हो तो एनर्जी डिफरेंस अगर कम हो तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तब ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इस तरीके से हमको मिलेंगे। तो वीक लिगेंड की या वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी गैप जो है कम होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है। वेर एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में, क्योंकि एनर्जी गैप जो है CSFe जो वैल्यू बहुत हाई होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी बैरियर को इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाता है, तो उसको पेयरिंग करती है। इन अदर वर्ड्स हम कहें कि डेल नॉट अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा।
पेयरिंग नॉट ऑकर। वेरएज अगर डेल नॉट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तो पेयरिंग होगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी किसी भी एक ऑर्बिटल्स पे दो इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए जो एनर्जी हमको जरूरत पड़ती है उसे हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। यह हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये लगभग हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट रहते हैं, ज्यादा डिपेंड नहीं करता उनके सीजन टाइप के ऊपर, थोड़ा वेरी करता है बट रिलेटिवली कांस्टेंट ही होता है। और दूसरा फैक्टर जो जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो है एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि पैरेलल स्पिन को एंटी पैरेलल करने के लिए जो एनर्जी हमको यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। इन दो एनर्जीज के कॉम्बिनेशन से ये पेयरिंग एनर्जी बनती है। सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी की जरूरत पड़ती है D5 कॉन्फ़िगरेशन के, जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स पे देखेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ 10 DQ। 10 DQ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा, डेल नॉट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल रुथेनियम के कॉम्प्लेक्स को देखें, RuH2O6 2+ और RuH2O6 3+। तो +2 कॉम्प्लेक्स जो है इस पे 19,800 सेंटीमीटर इनवर्स का वैल्यू है डेल नॉट का, वेरएस चार्ज +1 इंक्रीज हो जाने पे इसकी वैल्यू लगभग 28,600 सेंटीमीटर इनवर्स हो जा रही है। सिमिलरली क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स की बात करें, CrH2O6 2+ कॉम्प्लेक्स, इसमें डेल नॉट की वैल्यू 14,100 सेंटीमीटर इनवर्स है, लेकिन चार्ज +1 इंक्रीज हो जाने पर इसकी वैल्यू लगभग 17,500 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। सेकेंड, नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ लिगेंड्स। जैसा हमने पहले भी कहा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड। तो 6 लिगेंड की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगी, तो एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रिलीज होगी, CFFE की वैल्यू जो है ज्यादा होगी, CFFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे VCl4 का कॉम्प्लेक्स देखेंगे और VCl6 2+ का, तो यहाँ पे VCl6 2+ में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, whereas VCl4 में स्प्लिटिंग कम होगी। सिमिलरली CONH3 4 2+ की कंपैरिजन पे CONH3 6 2+ में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। लगभग इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस 50% का डिफरेंस होता है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग एनर्जी से लगभग 50% कम होती। थर्ड, नेचर ऑफ मेटल आयन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम बात करें 3D 4D और 5D सीरीज की, तो 3D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे अगर 4D में जाते हैं और 4D से 5D में, तो लगभग 50% इंक्रीज हो जाती है डेल नॉट की वैल्यू। यहाँ पे हम इस चार्ट में देख रहे हैं 3D सीरीज पे सेम ग्रुप का एलिमेंट्स है कोबाल्ट, देन रोडियम, देन इरिडियम, 3 सिमिलर लिगेंड्स को लेकर के बनाया गया कॉम्प्लेक्स है। इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस जो है, पहले डेल नॉट की वैल्यू 22,900 सेंटीमीटर इनवर्स थी इन केस ऑफ कोबाल्ट, जो 4D सीरीज रोडियम के आने पर 34,100 हो जाती है और इरिडियम के कॉम्प्लेक्स में 41,200 हो जाती है। मीन्स जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी 3D से 4D और 4D से 5D में, तो डेल नॉट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं ये हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वेयरएज 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स जो है जनरली दे फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज यहाँ पे डेल नॉट की वैल्यू वेरी हाई होती है। नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के नेचर की बात करें तो लिगेंड जितना ज्यादा रिपल्सन कॉज करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डेल नॉट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इनका हमने अलग अलग मेटल के साथ लिगेंड को लेकर के, सेम लिगेंड को और सेम मेटल आयन के साथ अलग अलग लिगेंड को लेकर के एक हमने चार्ट डेवलप की। तो यहाँ पे एक जो सीरीज बनती है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे लोअर एंड पे यह आयोडीन जो हम देख रहे हैं ये वीक लिगेंड और कोबाल्ट की तरफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ ये बढ़ते चला जाता है।
अब इस चार्ट में जो लोअर एंड पे है, लेफ्ट एंड पे प्रेजेंट है, उन पे ये स्प्लिटिंग कम कॉज करते हैं, जबकि जो राइट एंड्स पे है ये स्प्लिटिंग ज्यादा कॉज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने कुछ कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। सबसे पहले क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स लिए हैं F के साथ, देन H2O, देन NH3, देन Cn। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्रेसिव इंक्रीज है, जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है यहाँ पे डेल नॉट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। सिमिलरली कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में भी वही ट्रेंड हमको दिखाई देते हैं और वही ट्रेंड हमको आयरन के कॉम्प्लेक्सेस में भी दिखाई देते हैं। मींस अगर लिगेंड वीक है तो डेल नॉट की वैल्यू कम होगी और लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो डेल नॉट की वैल्यू हाई होगी। Now for this the references as reference books. Thank you for this.